कांग्रेस ने संसद में कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ गठित करने के निर्णय का सोमवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस साल नवंबर में सेवानिवृत्ति होने से पहले इस पर फैसला आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि सरकार ने धन विधेयक से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 110 का घोर दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया जिनमें राज्यसभा को कथित तौर पर दरकिनार करने के लिए आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SBA) के प्रमुख कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, जब मैं संविधान पीठ का गठन करूंगा तब निर्णय लूंगा। जयराम रमेश ने कोर्ट के इस कदम को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 10 वर्षों में कई विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक घोषित कर संसद में पारित किया गया। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2016 का आधार अधिनियम है। मैंने इसे धन विधेयक घोषित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में इस घोषणा को संविधान के साथ धोखाधड़ी कहा था। मैंने इस तरह के अन्य मामलों को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, 2014 से अनुच्छेद 110 के घोर दुरुपयोग पर याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक अलग संवैधानिक पीठ गठित करने का चीफ जस्टिस का आज का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद है कि नवंबर 2024 में उनके सेवानिवृत्ति होने से पहले अंतिम निर्णय आ जाएगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार 15 जुलाई को अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी या सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिकाओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा, रिव्यू पिटीशन पर गौर करने के बाद हमने पाया कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम के 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है। इस रिव्यू पिटीशन पर तीनों जस्टिस ने चैम्बर में विचार किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को अडानी ग्रुप की बड़ी जीत का बताया गया। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक सेबी आरोपों की जांच कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि सेबी ने रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को केवल अपडेट किया था, चाहे वो पूरी हो या अधूरी हो, मगर किसी भी डिटेल का खुलासा नहीं किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेबी ने उन 24 मामलों में से 22 में अपनी जांच पूरी कर ली है जहां अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के विरुद्ध धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर मूल्य हेरफेर सहित अनेक आरोप लगाए जाने के बाद शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? ये भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं, यानी कि यहां भी अग्निवीर वहां भी अग्निवीर। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है। पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। यह भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वो रूस के राष्ट्रपति से इसके बारे में बातचीत करेंगे? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल,
50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं। यानी कि यहां भी अग्निवीर, वहां भी अग्निवीर। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है युद्ध में। पर यह क्या दर्शाता है कि हमारे युवा रूस के आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है, उनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, कहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाते, निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता, और रूस के आर्मी में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, और 2 की मौत हुई है। तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं? इस उठाना चाहिए। क्या ये हमारे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि रूस की आर्मी में उनको भर्ती करना पड़ा? किसने भर्ती कराया? किस ठेकेदार ने भर्ती कराया? क्यों कराया? ये बताना चाहिए ना। तो ये सब सवाल उठते हैं। युद्ध रोकने में मैं युद्ध रोकूंगा, मेरे वजह से युद्ध रुका है, वो सब दावा कर सकते हैं, पर असली बात तो ये है ना, ये 3 सवाल। कांग्रेस ने संसद में कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित किए जाने से जुड़े मामले पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ गठित करने के निर्णय का सोमवार को स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि मौजूदा चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस साल नवंबर में सेवानिवृत्ति होने से पहले इस पर फैसला आ जाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा किया है कि सरकार ने धन विधेयक से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 110 का घोर दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया जिनमें राज्यसभा को कथित तौर पर दरकिनार करने के लिए आधार अधिनियम जैसे कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने की वैधता को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SBA) के प्रमुख कपिल सिब्बल ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि दलीलें पूरी हो चुकी हैं और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। सीजेआई ने कहा, जब मैं संविधान पीठ का गठन करूंगा तब निर्णय लूंगा। जयराम रमेश ने कोर्ट के इस कदम को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 10 वर्षों में कई विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक घोषित कर संसद में पारित किया गया। इसका एक प्रमुख उदाहरण 2016 का आधार अधिनियम है। मैंने इसे धन विधेयक घोषित किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और तत्कालीन चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में इस घोषणा को संविधान के साथ धोखाधड़ी कहा था। मैंने इस तरह के अन्य मामलों को भी चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, 2014 से अनुच्छेद 110 के घोर दुरुपयोग पर याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक अलग संवैधानिक पीठ गठित करने का चीफ जस्टिस का आज का फैसला एक स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद है कि नवंबर 2024 में उनके सेवानिवृत्ति होने से पहले अंतिम निर्णय आ जाएगा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार 15 जुलाई को अपने 3 जनवरी को दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अडानी समूह द्वारा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर के आरोपों की जांच को एसआईटी या सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 3 जनवरी के फैसले के खिलाफ जनहित याचिकाओं में से एक अनामिका जायसवाल द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने अपने आदेश में कहा, रिव्यू पिटीशन पर गौर करने के बाद हमने पाया कि रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII नियम के 1 के तहत समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं बनता है, इसलिए समीक्षा याचिका खारिज कर दी जाती है। इस रिव्यू पिटीशन पर तीनों जस्टिस ने चैम्बर में विचार किया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सीबीआई या एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को अडानी ग्रुप की बड़ी जीत का बताया गया। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बाजार नियामक सेबी आरोपों की जांच कर रहा है। याचिका में कहा गया था कि सेबी ने रिपोर्ट में आरोपों के बाद की गई 24 जांचों की स्थिति के बारे में सुप्रीम कोर्ट को केवल अपडेट किया था, चाहे वो पूरी हो या अधूरी हो, मगर किसी भी डिटेल का खुलासा नहीं किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेबी ने उन 24 मामलों में से 22 में अपनी जांच पूरी कर ली है, जहां अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के विरुद्ध धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर मूल्य हेरफेर सहित अनेक आरोप लगाए जाने के बाद शेयर बाजार में अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया था। पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? ये भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं। यानी कि यहां भी अग्निवीर, वहां भी अग्निवीर। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है।
पापा जो यूक्रेन के वॉर रुकाए थे, दावा किया था कि उन्होंने यूक्रेन में युद्ध रोका था, वो वापस मॉस्को जा रहे हैं। देखिए, हमने आज उनसे 3 सवाल पूछे। एक सवाल तो ये पूछा है कि देखिए, मनमोहन सिंह जी और पुतिन और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेडवेडेव, उनके बीच में उनके 10 साल के कार्यकाल में 16 बार उन दोनों के बीच में मुलाकात हुई, और पुतिन और नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बीच में 10 साल में सिर्फ 11 बार मुलाकात हुई है। क्या कुछ वातावरण ठंडा हुआ है पुतिन और मोदी के बीच में? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल, भारत का निर्यात जो है $3 अरब है, बस मुश्किल से $3.5 अरब है, पर आयात जो है $46 अरब है। यह भयंकर व्यापार असंतुलन है, व्यापार घाटा है। इसको हम संभाल नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापारियों पर नुकसान हो रहा है इतने बड़े व्यापार घाटे से। तो क्या हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की क्या रणनीति है? क्या वो रूस के राष्ट्रपति से इसके बारे में बातचीत करेंगे? और तीसरा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, 50 युवा भारत के रूस के सेना में भर्ती हुए हैं। यानी कि यहां भी अग्निवीर, वहां भी अग्निवीर। 2 लोगों की मौत हुई है, 2 युवाओं की मौत हुई है युद्ध में। पर यह क्या दर्शाता है कि हमारे युवा रूस के आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। यानी कि यहां गरीबी है, बेरोजगारी यहां है, उनको रोजगार नहीं मिलता, पेपर लीक होता है, कहीं सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो पाते, निजी कंपनियों में रोजगार नहीं मिलता, और रूस के आर्मी में जाके भर्ती होते हैं 50 लोग। वहां के हमारे दूतावास ने माना है कि 50 युवा रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, हमारे नागरिक हैं और रूस के आर्मी में लड़ रहे हैं, और 2 की मौत हुई है। तो क्यों हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं? इस उठाना चाहिए। क्या ये हमारे युवाओं के साथ ये खिलवाड़ नहीं है कि वो इतने मजबूर हो गए हैं कि रूस की आर्मी में उनको भर्ती करना पड़ा? किसने भर्ती कराया? किस ठेकेदार ने भर्ती कराया? क्यों कराया? ये बताना चाहिए ना। तो ये सब सवाल उठते हैं। युद्ध रोकने में मैं युद्ध रोकूंगा, मेरे वजह से युद्ध रुका है, वो सब दावा कर सकते हैं, पर असली बात तो ये है ना, ये 3 सवाल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको